हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वन शॉट वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट चैप्टर को सिर्फ वन शॉट वीडियो में। और इस वन शॉट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन विद एनसीईआरटी नोट्स। और ये जो एनसीईआरटी नोट्स है आपको मिलेंगे, इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो ये कैसे मिलेगी और कब मिलेगी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये नोट्स है और जो ये वीडियो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बनाई जा रही है 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 12th बोर्ड देने वाले हैं अब। और डेट शीट भी जैसा कि आ चुकी है, आज ही रिलीज हुई है। 16 मार्च को हमारा बायोलॉजी का जो है पेपर है, ठीक है। उसके अलावा जो है नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सीयूईटी की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये वीडियो आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको जो है ये पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो बेसिकली 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने ये चैप्टर जो है पूरा अच्छी तरीके से पढ़ रखा है और उन्हें सब कुछ याद है और वो रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने ये चैप्टर आधा अधूरा पढ़ रखा है और जिनको ये कंप्लीट चैप्टर पूरा अच्छे से करना है, यानी कि क्लियर करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है इसे। और तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने लिटरली इस चैप्टर को बिल्कुल भी हाथ लगा कर भी नहीं देखा है और उन्हें इस चैप्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो ये जो वीडियो है वो वरदान साबित होने वाली है इन तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। जिसको ये बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करेंगे अपन। और जो आज मैं आपको एनसीईआरटी नोट्स देने वाला हूँ वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इसको आप प्रिंट ज़रूर करा लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये जो एनसीईआरटी के जो नोट्स है, एक्सट्रैक्ट जो है एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, वो आपको अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। और जो आपको अंडरलाइन करी हुई लाइन्स है ना, वही जो है आपको डायरेक्ट इस नोट्स में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका टाइम बचेगा और जिससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये आपको कहाँ मिलेंगे। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाके जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो है मैं इस पीडीएफ की लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसको बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराए हैं सिंग क्रिएशंस एजुकेशन ने। और ये जो नोट्स है उनका इसका जो पूरा क्रेडिट है वो उनको जाता है जिन्होंने ये प्रोवाइड कराए हैं, सिंग्स क्रिएशंस एजुकेशन को। तो उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छे एजुकेटर है और उनकी वीडियोज़ जो है सभी बच्चे पसंद करते हैं। तो आप भी जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो बनाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है, बोर्ड्स के पर्पस के लिए और नीट पर्पस के लिए। तो ये जो नोट्स है उनको क्रेडिट करता हूँ मैं, क्योंकि उनके लिए जितनी जो है हम उनको थैंक यू बोले वो कम है, क्योंकि जो ये नोट्स है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन नोट्स का क्रेडिट उनको जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हेडिंग दिख रही है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा 1 मिनट में मुझे चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आज ना तो सब्सक्राइब करने की बोल रहा हूँ चैनल, ना ही मैं लाइक करने की बोल रहा हूँ और ना ही कमेंट करने की बोल रहा हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स जो भी है आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है। बस 1.5-2 महीने में जो है यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 15 फरवरी से। जैसा कि आज डेट शीट आ चुकी है, तो 15 फरवरी से स्टार्ट है एग्ज़ाम्स। तो उन बच्चों की हेल्प हो जाएगी जिन्होंने बिल्कुल भी जो है बायोलॉजी या फिर कोई और सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखा। तो आज तो ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कंप्लीट करने वाला हूँ। और अगली वीडियोस भी आने वाली है जो कि चैप्टर्स अगले होंगे बायोलॉजी में और ज़्यादा डिमांड रही, तो मैं
केमिस्ट्री और जो हमारी फिजिक्स है उसके भी वन शॉट वीडियोस ले आऊँगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर जो ये स्कोरिंग चैप्टर है, तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स जो है इस चैप्टर में से आने वाले हैं, ये गारंटी देके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के जितनी भी एक्सट्रैक्ट है ना, जितना भी जो उसमें लिख रहा है, जो भी उसमें डेपिक्ट है, वो पूरा इस नोट्स में दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वैसे है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी हुई है और इजी लैंग्वेज में ये नोट्स हैं, तो इनको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं ये, उसकी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की मैंने दे दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी मैंने नया ही खोला है और उसमें अभी कम जो है मेंबर्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जैसे ही होंगे तो मैं आपको और भी जो है एजुकेशनल मटेरियल जो है प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा हो तब भी कराऊँ, मैं आपको जैसे ही ज़रूरत होगी आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हो, उस हिसाब से मैं आपको जो है इसके अलावा भी जो मटेरियल आपको ज़रूरत है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो माइक्रोब्स जो है देख सकते हैं यहाँ पर, माइक्रोब्स हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किस टाइप से यूज़ होते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो वीडियो है आप 1.5x या फिर 2x में देखिएगा, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे। और इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगी चीज़ें। अगर आप रिवाइज करेंगे तो इसको आप भले ही 2 बार देख लीजिए, लेकिन आप इसको 2 बार देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। एक बार देखने पर आपको थोड़ा समझ में आए तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार में वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, बाकी रिवीजन के लिए आप बार बार इसे देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देख रखा है जो हाउस होल्ड एप्लीकेशन है, इसमें जो है माइक्रोब्स किस टाइप के लिए किस टाइप में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस माइक्रोब्स की दे रखी है। तो हाउस होल्ड एप्लीकेशन में आ रहा है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो सबसे पहले देखो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जिसे हम बोलते हैं LAB, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है मिल्क में, ठीक है, ठीक है। इसको अपन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। तो जो देख सकते हैं आप, मिल्क को ये कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, जिससे जो है मिल्क होता है वो कोगुलेट होने लग जाता है, और जो मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे कि कर्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कि कर्डलिंग की प्रोसेस होती है। अब आगे की लाइनें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है एसिड्स को, और जो है कोगुलेट करता है, कोगुलेट यानी जमाना। मिल्क जो है मिल्क में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे मिल्क जमने लग जाता है, और जो मिल्क के प्रोटीन्स है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे इन टर्न्स जो कर्ड है हमारा वो फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है। अब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है, जैसा कि आपने देखा होगा, आप सभी की जो मम्मी हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड बचा के रखती है, ताकि अगले दिन जो है वो उसको मिल्क में डाल दें और फिर से जो है कर्डलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और उस जो कर्ड होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, वो इनोक्यूलम होता है, और जिसे हम स्टार्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस का जो है स्टार्टर होता है, जो प्रोसेस इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड दैट इज एडेड टू द मिल्क फॉर कर्डलिंग एक्ट एज एन इनोक्यूलम कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज। जो इनोक्यूलम है इसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो कि फर्दर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है एनहांस करता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है हमारा वो एनहांस करता है मिल्क की, जो मिल्क में विटामिन बी होता है, विटामिन B12, वो मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को एनहांस कर रहा है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, सॉरी। तो एक बार मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो मिल्क में विटामिन B12 इंक्रीज़ करके मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहा है।
ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक में, और स्टोमक में प्रेजेंट होने के कारण जो है ये कई इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करके रखता है, यानी कि बचा के रखता है। अब आगे आते हैं हम थोड़ा, अब फर्मेंटेशन की प्रोसेस को देखते हैं। फर्मेंटेशन जो है एक प्रोसेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसमें डोसा एंड जो इडली होता है डफ, डोसा एंड इडली का जो डफ होता है यानी कि गूथा हुआ आटा, वो जो है फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ये जो है इसका आटा जो है बनाया जाता है बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से, विच प्रोड्यूसेस CO2 गैस एंड गिव्स इट अ पफ्ड अप अपीयरेंस। ठीक है। अब जो है ये जो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, जो ये फर्मेंटेशन होती है इसकी बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसकी वजह से जो है प्रोड्यूस होती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड गिव्स इट अ पफ्ड अप अपीयरेंस। तो देख लो, मैं आपको बताता हूँ, जो फर्मेंटेशन होती है बाय बैक्टीरिया के द्वारा, तो इससे जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से जो हमारी डोसा एंड इडली है वो पफ्ड अप हमें नज़र आते हैं, यानी कि फूले हुए नज़र आते हैं। ये जो डफ है वो यूज़ किया जाता है मेकिंग ब्रेड्स बनाने में, और जो इज़ फर्मेंटेड बाय बेकर्स यीस्ट, और जो ये जो ब्रेड्स है वो फर्मेंटेड किए जाते हैं बाय बेकर्स यीस्ट, जिसको हम सेकेरोमाइसिस सर्विशिया भी कहते हैं। और जो बेकर्स यीस्ट होता है जिसे ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रीविंग ईस्ट भी बोल देते हैं अपन इसको। ठीक है, ब्रीविंग ईस्ट, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो टोडी है वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है साउथ इंडिया की, और जो ये बनाई जाती है वो बनाई जाती है सेब की फर्मेंटिंग से, जो कि पाम ट्रीज में होता है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये टोडी ड्रिंक कैसे बनाई जाती है। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और जो पाम ट्री होता है उसको बोलते हैं हमें, पाम ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है कैरियोटा यूरेंस। ठीक है। तो जो कैरियोटा यूरेंस पाम ट्री है उसमें जो एक अपन डाली लेंगे, तो डाली में हम जो है एक मटका डाल देंगे। अब जो डाली में से शुगर कंटेंट जो है रिलीज़ होगा मटके में, वो फर्मेंट करने लग जाता है, और जो उसकी फर्मेंटिंग होती है उससे टोडी ड्रिंक हमें मिलता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो चीज़ मेकिंग प्रोसेस में हम आते हैं। तो जो बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, वो यूज़ होता है स्विस चीज़ बनाने में, टू गिव इट इट्स कैरेक्टरिस्टिक होल्स बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो इसके करेक्टरिस्टिक होल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं ताकि जो, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ये जो स्विस चीज़ है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा बनाया जाता है। इसके यूज़ में जो है स्विस चीज़ हमारा बन जाएगा, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी उसकी वजह से जो है इसमें करेक्टरिस्टिक होल्स देखने को मिलते हैं। जो करेक्टरिस्टिक होल्स है वो उसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने चीज़ देखा होगा टॉम एंड जेरी में, जिसमें खड्डे रहते हैं, वो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने के कारण होते हैं। ठीक है। एक और चीज़ होता है जो कि होता है रॉकीफोर्ट चीज़। ठीक है। इज ripened by growing certain fungi on them to give them their specific flavor। जो रॉकीफोर्ट चीज़ है वो ग्रो होता है किसी सर्टेन फंजाई पे, ऑन देम टू गिव देम देयर स्पेसिफिक फ्लेवर, और वो इसलिए उस फंजाई पर ग्रो हो रहा है ताकि वो जो है उसको एक स्पेसिफिक फ्लेवर जो है प्रोवाइड करा सके। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हमारा आता है, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस माइक्रोब्स आर ग्रोन इन लार्ज वेसल्स कोल्ड फर्मेंटर्स। जो इंडस्ट्रियल पर्पस में जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो होते हैं लार्ज वेसल्स में, जिसको हम फर्मेंटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अपन। ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, और ये फर्मेंटर्स का फोटो है। ये लार्ज वेसल्स है जिनको हम फर्मेंटर भी बोलते हैं। अब जो इंडस्ट्रियल स्केल पर हम देखें तो फर्मेंटेड बेवरेजेस, तो यहाँ पर एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूँ। फर्मेंटेड बेवरेजेस बायोटिक्स एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग माइक्रोब्स। जो इंडस्ट्रियल स्केल पे फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं जिनको हम एल्कोहलिक बेवरेज भी बोलते हैं, एल्कोहलिक बेवरेजेस, ये जो बेवरेजेस है वो बने जाते हैं जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे अंगूर के फर्मेंटेशन से ये जो है एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं। और फॉर एग्जांपल जो है विस्की, ब्रांडी, रम, और इसके अलावा जो है अदर जो अल्कोहल्स होते हैं
वो भी इसमें आ जाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंटीजन से, ठीक है। और एंजाइम्स जो है, और इसके अलावा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है प्रिपेयर किए जाते हैं यूजिंग माइक्रोब्स, बाय हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। आगे देखते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सेक्रोमाइसिस सर्विशी आगे बढ़ने वाले हैं हम, तो ये आल्सो कॉल्ड ब्रीवियर्स ईस्ट, इसको ब्रीविंग ईस्ट भी बोलते हैं। यूज टू प्रिपेयर वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, एटीसी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोसेसिंग। जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी फ्रूट ले लें, तो वो पर्टिकुलर किसी एक यहाँ पर एल्कोहल बेवरेज को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो कि अंगूर है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है विस्की या फिर वाइन, तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट एक ही जो है एल्कोहलिक बेवरेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If fermented broth is distilled, then brandy and rum are produced, while wine and beer are produced without distillation. अब यहाँ पर देखो, जो है डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो ब्रांडी एंड रम है वो जो है प्रोड्यूस की जाती है बाय डिस्टिलेशन, एंड जो बियर है वो प्रोड्यूस की जाती है विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। ब्रांडी एंड रम प्रोड्यूस की जाती है डिस्टिलेशन के, और जो वाइन एंड बियर है वो प्रोड्यूस की जाती है विदाउट डिस्टिलेशन की। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एंटीबायोटिक्स देखते हैं। जो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर दे ग्रो। वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ को जो है कम कर देते हैं, या फिर उनको रोक देते हैं, उनकी ग्रोथ में बाधा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रोब्स दैट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय सर्टेन माइक्रोब्स, और जो किल करते हैं उन माइक्रोब्स को जो हमारी बॉडी में डिजीज कोज करते हैं। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। जो पेनिसिलिन है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है डिस्कवर की गई थी, जैसा कि आपको पता है। और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुई थी, और फ्लेमिंग ने डिस्कवर इसको बाय चांस करा था जब वो वर्क कर रहे थे ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वो वर्क कर रहे थे, जब ये बाय चांस एक डिस्कवरी हो गई थी। ही डिस्कवर्ड द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस सीजेस इन द कल्चर प्लेट्स जहाँ पर जो है हमारी होती है, जिसे हम बोलते हैं पेट्री डिश, वेयर पेनिसिलियम नोटेटम वॉज ग्रोन। और उन्होंने उस पेट्री डिश में देखा जहाँ पर उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक जो एंटीबायोटिक है वो ग्रो हो रही थी, ठीक है। उन्होंने देखा वहाँ पे। लेटर ऑन, बाद में यहाँ पे इट इज़ यूज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज एस्टेब्लिश बाय चेन एंड फ्लोरे, ठीक है। यहाँ पर जो बाद में जो इस एंटीबायोटिक की जो खोज हुई, इसको अफेक्टिव जो है बना दिया गया है बाय चेन एंड फ्लोरे, ये दो साइंटिस्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव एजेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, एक तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक तरफ सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अभी एक टेबल है, अब इसमें आपको दिख रहा है एस्परगिलस नाइगर, तो फंगस है ये। और मैं आपको बता दूं, एस्परगिलस नाइगर जो है सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसके आगे देखते हैं यीस्ट जो है सैक्रोमाइसम माइसिस सर्विशी जो है इथेनॉल फॉर्म करता है। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है फॉर्म करता है। ये एक सब्सटेंस है जो कि क्लॉट बस्टर के रूप में जो है यूज़ किया जाता है, रिमूविंग क्लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स विद कार्डियल इन्फेक्शन। ये जो है इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ही है ये, तो इसको हम बोलेंगे
मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम बोलते हैं हार्ट अटैक, जो कि एक वेल रिनाउंड एक डिजीज़ है और इससे डायरेक्ट जो है डेथ होती है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो जिन पेशेंट्स को है, उनकी जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो क्लोट्स हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स के क्लोट होते हैं उनको जो बस्टर करने के लिए इस एंजाइम का या फिर इस सब्सटेंस का यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। जो फंगस ट्राइकोडर्मा है वो साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है, और जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करेगा। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है जिन पर्सन्स में, तो उसमें जो है ये काम होता है। ठीक है, जो यीस्ट है मोनास्कस परप्यूरियस, वो स्टैटिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है। अब जो इम्यून सप्रेसिव एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार आप समझ लीजिए। इम्यून सप्रेसिव एजेंट वो होते हैं जैसे कि कोई पर्सन है, उसमें अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो उसका इम्यून सिस्टम होता है, उसकी एंटीबॉडीज़ होती है, वो जो है जो ऑर्गन होता है वो उसको फॉरेन एजेंट समझती है, यानी कि फॉरेन का समझती है, बाहर का। तो उसके प्रति जो है वो अ, उसको जो है किल कर देना चाहती है, वो उसको डिकम्पोज कर देना चाहती है। तो उसकी वजह से जो है हमारे इम्यून को पागल बनाने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए सब्सटेंस का यूज किया जाता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम को पता नहीं लगे कि ये फॉरेन एजेंट है या फिर इंटरनल एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इस टेबल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस टेबल को। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स एप्लीकेशन इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायोगैस प्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर सीवेज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। इट मे कंटेन मेनी माइक्रोब्स विच मे बी पैथोजेनिक आल्सो। जो सीवेज होता है वो होता है वेस्ट, यानी कि आपने देखा होगा जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक्स जैसे, या फिर जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है उसको जो है मिलाकर हम देखें तो ये टोटली वेस्ट होता है, गार्बेज भी जिसे कहते हैं। और इसका जो है स्लरी फॉर्म, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इसका जो सेमी लिक्विड फॉर्म होता है वो सीवेज कहलाता है। यानी कि आपने गटर देखा होगा, तो उसमें जो लिक्विड यानी कि जो भी उसमें भरा रहता है उसको हम सीवेज कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इट में कंटेन मेनी माइक्रोब्स, इसमें माइक्रोब्स होते हैं जो कि पैथोजन भी हो सकते हैं, यानी कि डिजीज कोज करने वाले भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं। सीवेज डिस्पोजल इज ह्यूज प्रॉब्लम। जो सीवेज का डिस्पोजल है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिस्पोज इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। इसको जो है हम डायरेक्टली रिवर्स में डिस्पोज नहीं कर सकते, नहीं रिवर में डाल सकते, हम इसे रिवर में नहीं डाल सकते। हेंस इट हैज़ टू बी ट्रीटेड फर्स्ट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इस वजह से इसको जो है फर्स्ट ट्रीटेड इसको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है एसटीपीज़ में, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। तो द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सीवेज इटसेल्फ एड इन इट्स ट्रीटमेंट। जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं यानी कि दूसरों पर जो डिपेंड करते हैं, वो माइक्रोब्स सीवेज में प्रेजेंट होते हैं और वो खुद जो है इस ट्रीटमेंट में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इंक्लूड्स टू स्टेजेस। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, और एक जो है इसके अलावा एक और होता है, वो होता है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट, जो कि तब यूज़ किया जाता है जब हम इस पानी को पीने के लिए यानी कि खुद कंज्यूम करने के लिए यूज़ करें। बाकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक हम अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको हम रिवर में डायरेक्टली एक्सपोज कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर डाल सकते हैं रिवर में। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक ही दिया गया है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन ऑफ एंड सेडिमेंटेशन। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, जो कि जो फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं, फ्लोटिंग जो भी मटेरियल होता है, प्लास्टिक वेस्ट और जो भी एनीथिंग एल्स अपन कह सकते हैं, जो भी गार्बेज वगैरह होता है उस सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो वो जो है फ्लोट करता रहता है, तो उसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा। देन उसके बाद जो है ग्रिट होते हैं, पत्थर के पार्टिकल्स, सॉइल होती है, स्मॉल छोटे पत्थर होते हैं। ग्रिट जो है कंक्रीट भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो ग्रिट को अपन टोटली अपन बोले तो सॉइल प्लस स्मॉल पेबल्स होते हैं।
और ये रिमूव किए जाते हैं सेडिमेंटेशन के द्वारा। अब सेडिमेंटेशन एक जो है टैंक होता है, उसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ, नीचे सॉलिड पार्टिकल्स एंड स्मॉल पेबल्स जो है बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और ऊपर जो है एफ्लुएंट यानी कि जो बचा हुआ वाटर है वो तैरता रहता है, जो कि सुपरनेटेंट फॉर्म होती है, और वो आगे जो है जाती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, यानी कि इरेशन टैंक में जाती है। तो आगे बढ़ लेते हैं। सॉलिड्स दैट सेटल डाउन, ये जो सॉलिड्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और ये फॉर्म करते हैं स्लज को, यानी कि इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है, इसको प्राइमरी स्लज बोलेंगे अपन। इसके अलावा वाइल द सुपरनेटेंट फॉर्म्स, इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है, प्राइमरी एफ्लुएंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आगे देख लेते हैं। एफ्लुएंट जो है हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट, वो जो है टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी एफ्लुएंट जो बचता है ऊपर फ्लोट करता रहता है, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। अब जो एफ्लुएंट है प्राइमरी एफ्लुएंट, वो जो है पास्ड होता है इरेशन टैंक में, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें जो एक कॉन्स्टेंट एजिटेशन होता है। अब ये एजिटेशन क्या होता है? एक फैन होता है जो कॉन्स्टेंटली जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है एयर पंप हो रही है। ड्यू टू दिस जो है एयर फॉर्म होती है, ये कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग इन एरेशन टैंक। मैनेज कर लीजिएगा, एरेशन टैंक है ये, ठीक है। एयर पंप होती है, एयर पंप करता है, और जिससे विगरस ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, और उस विगरस ग्रोथ की वजह से जो है फ्लॉक फॉर्मेशन होता है। फ्लॉक क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ। बैक्टीरिया प्लस जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं, उनके जो है मेश स्ट्रक्चर को, मेश लाइक स्ट्रक्चर को फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक्स। फ्लॉक का फॉर्मेशन होगा, और फ्लॉक की फॉर्मेशन की वजह से कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है बाय बैक्टीरिया, यानी कि जो फ्लॉक में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर का कंजप्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से बीओडी डिक्रीज हो जाता है। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बीओडी होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको अपन कह सकते हैं बायोकेमिकल भी बोल सकते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी होता है ये। अब जो बीओडी है वो डिपेंड करता है हमारे ऑर्गेनिक मैटर पर। जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर बैक्टीरिया जो है कंज्यूम कर लेगा, तो वैसे ही डिक्रीज हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑर्गेनिक मैटर। अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है आ रहा है सामने से सीवेज में, तो जो बैक्टीरिया है वो उसको कम कर देंगे, तो जिससे बीओडी भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब बीओडी डिक्रीज़ होगा तो अपने आप जो है पोल्यूशन भी यानी कि अपने आप तरीके से डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये डिक्रीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द एफ्लुएंट। एफ्लुएंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, वो जो है अमाउंट होता है, बैक्टीरिया जो है उसको ऑक्सीडाइज कर लेगा। किसको? बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर लेगा यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। और जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है बैक्टीरिया को, वो जो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आगे देख लेते हैं। नेचुरली इफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेज, अगर नेचुरली ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो जाएगा तो बीओडी भी डिक्रीज हो जाएगा, और हैंस पॉल्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट इज अ फ्लॉक। फ्लॉक इज अ बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स, और ये इन अ मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना समझ लिया आपने। आगे देखते हैं व्हेन बीओडी यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है एंड पोल्यूशन इज रिड्यूस्ड, यानी कि जब बीओडी और पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा तो एफ्लुएंट जो है पास हो जाएगा इन सेटलिंग टैंक। जो हमारा एफ्लुएंट है वो कहाँ पास हो जाएगा? सेटलिंग टैंक में, और हेयर फ्लोक सेटल डाउन एंड इट इज़ नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। जब हमारा ये सब कुछ जो है फिल्टर हो जाएगा, तो हमारा जो एफ्लुएंट है वो आगे जो है
ट्रांसफ़र हो जाएगा सेटलिंग टैंक में, और जो फ्लोक्स है वो जो बचे हुए हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो कि एक्टिवेटेड स्लज को फॉर्म करेंगे। अब एक्टिवेटेड स्लज जो है इसको देख लेते हैं अपन एक बार। अब देखो जो एक्टिवेटेड स्लज है वो देख लो। ठीक है, तो जो स्मॉल पार्ट ऑफ पम्प्ड बैक टू इरेशन टैंक वेयर इट एज एक्ट एज फ्लोक फॉर द नेक्स्ट साइकिल। जो एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल पार्ट है वापस इरेशन टैंक में जाएगा और जो है ये एक्ट करेगा एज अ फ्लोक फॉर द नेक्स्ट साइकिल। जो नेक्स्ट साइकिल में ऑर्गेनिक मैटर आएगा उसको जो है कंज्यूम करने के लिए फ्लोक थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज में से वापस इरेशन टैंक में चल जाएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिमेनिंग पार्ट जो है पंप हो जाता है इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। ठीक है, यहाँ पर देख लो इरेशन टैंक में जो है ये फ्लोक फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, ये समझा दिया मैंने। रिमेनिंग पार्ट जो है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में चल जाएगा। अब आगे देखते हैं इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करेंगे ऑन द एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज पे एक्ट करेंगे और प्रोड्यूस कर देंगे बायोगैस CH4, जैसे कि बायोगैस होगी CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी एक और गैस है जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इन एनारोबिक स्लज जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन द एक्टिवेटेड स्लज टू प्रोड्यूस बायोगैस। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो एक्टिवेटेड स्लज को स्लज पे एक्ट करता है और उसको प्रोड्यूस करता है बायोगैस में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो एफ्लुएंट है फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज रिलीज इनटू वाटर। यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है और जो एफ्लुएंट है बचा हुआ वो रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि रिवर्स में। अब माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इज़ सो इफेक्टिव। जो हमारी माइक्रोब्स हेल्प कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड दैट नो ह्यूमन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू बीट इट टिल डेट। और जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है ह्यूमन की वो अभी तक इस इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट को माइक्रोब्स के द्वारा जो है अभी तक इसको जो है बीट नहीं कर पाई है, यानी कि इससे बेटर टेक्निक अभी तक नहीं आ पाई है। आगे देखते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो माइक्रोब्स हैं इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ये देख लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोब्स प्रोड्यूस मिनी गैसेस ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म। जो माइक्रोब्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के ड्यूरिंग ये बहुत सारी गैसेस जो है प्रोड्यूस करते हैं। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट दे ग्रो ऑन एंड टाइप ऑफ माइक्रोब। जो गैस होती है वो डिपेंड करती है उस सबस्ट्रेट पे जिस पे वो ग्रो हो रहे हैं या फिर उस माइक्रोब पर जिस पे वो ग्रो हो रहे हैं। आगे देखते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया यूजुअली प्रोड्यूस मीथेन। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन अलोंग विद CO2 एंड H2। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ जो है मिलके ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड मिथेनोजेंस। उन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मिथेनो बैक्टीरियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथेनोजेंस आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज। अभी हमने पढ़ के निपटे हम एनारोबिक जो स्लज है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट में होता है उसमें जो है हमें मिथेनोजेंस मिलेंगे। एंड इन द र्यूमन ऑफ केटल। जो र्यूमन होता है वो होता है एक स्टोमक ऑफ केटल जो कि लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट स्टोमक होता है केटल के अंदर, और इसको हम प्राइमरी स्टोमक भी बोलते हैं केटल का। ठीक है, तो र्यूमन ऑफ केटल में भी जो है मिथेनोजेंस पाए जाते हैं और इसी कारण जो दीज बैक्टीरियाज हेल्प इन सेल्यूलोज डाइजेशन। इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो सेल्यूलोज का डाइजेशन कर देते हैं, और जो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है वो सिर्फ केटल्स में यानी एनिमल्स में होता है, नॉट फॉर ह्यूमंस। ठीक है, क्योंकि जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करेंगे तभी तो यहाँ पर जो मिथेनोजेंस फॉर्म होंगे और मिथेन गैस जो है यहाँ पे फॉर्म होती है और बायोगैस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हैंस जो एक्सक्रीटा ऑफ केटल है, एक्सक्रीटा ऑफ केटल
जो एक्सक्रीटा ऑफ केटल यानी कि जो काउडंग होता है वो कहलाता है गोबर, जिसको हम गोबर भी कहते हैं। ठीक है, आर रिच इन मेथनोजेंस, बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड गोबर गैस। जो बायोगैस होती है वो गोबर गैस कहलाती है, और जो काउडंग होता है वो रिच होता है मिथेनोजेंस का, यानी कि मिथेनोजेंस जो है उसमें बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। लार्ज क्वांटिटी में जो है मिथेनोजेंस पाए जाते हैं काउडंग में। बायोगैस प्लांट जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस प्लांट। अब देखो यहाँ पर ये एनसीईआरटी में दे रखा है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं यार अपन। अब देखो यहाँ पर जो डंग वाटर यहाँ पर दे रखा है ये होता है हमारा इनलेट टैंक। इनलेट टैंक ये होता है हमारा आउटलेट टैंक। ये होता है हमारा गैस होल्डर। और यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, अब जो डंग प्लस वाटर है, अब यहाँ पे देखो जो सेमी लिक्विड फॉर्म होती है ऑफ डंग एंड वाटर नोन एज स्लरी। और जो स्लरी है वो नीचे जाता है, इसके यहाँ से जाता है नीचे, और यहाँ पर जो मिथेनोजेंस हैं इस स्लरी को डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। ठीक है, जो मीथेन गैस है वो ऊपर चली जाती है, और यहाँ पर एक होल्डर होता है, और मिथेनोजेंस जो है ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। जो बायोगैस का जो प्रेशर होता है वो इस गैस होल्डर को ऊपर उठाता है, और जैसे ऊपर उठता है तो ये गैस जो है इस पाइप के माध्यम से आगे चली जाती है और सप्लाई हो जाती है। अब जो मिथेनोजेंस डाइजेस्ट कर देता है स्लरी को, मिथेनोजेंस का वर्क लिख देता हूँ मैं, इट डाइजेस्ट स्लरी। और यहाँ पे मैं देखता हूँ एंड रिमेन्स वेस्ट गोज टू आउटलेट टैंक। ठीक है, जो रिमेन करता है वेस्ट, यानी कि जो ये डाइजेस्ट कर देगा। अब जो बाकी जो रिमेन करता है, रिमेनिंग वेस्ट है, वो आगे चल जाता है आउटलेट टैंक में, और जो स्लज है उसका जो यूज़ है मैं आपको बताता हूँ, इस स्लज में चल जाता है जो कि आउटलेट टैंक है। अब जो रिमेनिंग वेस्ट है उसका क्या यूज़ है, ये यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र और एज अ मेन्योर, इसका यूज़ होता है। ठीक है, मेन्योर। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कंक्रीट टैंक होता है, हेयर स्लरी ऑफ डंग इज फेड, नीचे चल जाता है जो स्लरी है, और जो 10 से 15 फीट डीप टैंक है उसमें चल जाता है। ये फ्लोटिंग कवर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ऊपर गैस होल्डर, तो ये जो फ्लोटिंग कवर है प्लेस्ड ऑन स्लरी, नहीं, ये जो फ्लोटिंग कवर है ये स्लरी यहाँ पर होता है ये। ठीक है, तो प्लेस्ड ऑन स्लरी और राइजेस एज अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। जो ये राइस करता है जब गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि सॉरी एक बार मैं आपको बताता हूँ, जब ये यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर नहीं होता है, एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर होता है, और ये राइस करता है जब गैस प्रोड्यूस होती है गैस के प्रेशर से। आगे बढ़ते हैं, ये होता है हमारा आउटलेट, इट इज़ कनेक्टेड टू द पाइप। ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ये आउटलेट है। ठीक है, एंड ये कनेक्टेड होता है पाइप से। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड टू द पाइप, एंड जो पाइप है ये सप्लाई करता है बायोगैस को नरबी हाउसेज में। ये पाइप जो है सप्लाइज दी गैस एट नरबी हाउसेस। मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ी राइटिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, आउटलेट फॉर स्पेंट स्लरी।
जो आउटलेट है, जो बचा हुआ स्लरी है उसके लिए जो है उसका जो यूज़ है यहाँ पे लिख रहा है फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। बाकी तो मैंने आपको सब समझा दिया है, आप आराम से जो है इसको बोर्ड की वे में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है नीट में भी इसके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। एब्सोल्युटली सप्लाइज द गैस टू नबी हाउसेस। आगे बढ़ते हैं। अब जो बायोगैस प्लांट है वो यूजुअली सेटअप किया जाता है रूरल एरियाज़ में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि गांव वाले एरियाज़ में। सिंस काउ डंग इज़ अवेलेबल इन एबंडेंस देयर, क्योंकि यहाँ पर जो काउ डंग है वो हाई क्वांटिटी में जो है अ, में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। बायोगैस का यूज़ होता है कुकिंग में, यानी कि खाना बनाने में, और लाइटिंग में, यानी कि रोशनी जलाने में, ठीक है। बायोगैस जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आई है इन दो इंस्टीट्यूट्स या फिर इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट से, जो कि फर्स्ट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दूसरा है KVCI, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। अब देखते हैं हम माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स है वो बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड फर्टिलाइज़र। तो देखिए, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स में हम देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसमें हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में पढ़ना है। देखो 46 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं आपको इसको अच्छे तरीके से रिवाइज भी कराऊंगा, मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है पर हम रिवाइज भी करेंगे। पहले इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो माइक्रोब्स है वो हम देख सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट में क्या यूज़ है इसका, कौन से बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, उनके जो है एग्जाम्पल्स वगैरह एंड यूजेस वगैरह देखेंगे। और जो बायो फर्टिलाइज़र के यूज़ होते हैं वो किस टाइप के यूज़ में काम आता है, उसके यूजेस देखेंगे। माइक्रोब्स का जो यूज़ है वो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कैसे किया जाता है, तो उसका यूज़ हम देखेंगे, कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट वो होता है जो नेचर में जो एग्जिस्ट करेगा, और जो प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें हम बोलेंगे नेचुरल, जो हार्मफुल होता है, जो हमें हार्म करती है। जैसे कि आप प्लांट्स में देख लीजिए, प्लांट्स में जो है बहुत सी बार इंसेक्ट्स जो है लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उनमें इंसेक्टिसाइड छिड़कना पड़ता है, जिसकी वजह से प्लांट पूरा बर्बाद, और प्लांट भी बर्बाद, और वो इंसेक्ट तो जिसकी वजह से वो छिड़का वो भी ख़त्म और प्लांट भी ख़त्म। तो हमारा इसमें क्या फ़ायदा हुआ, तो उसकी वजह से जो है बायो कंट्रोल एजेंट काम आते हैं। सबसे पहले इसको देख लेंगे अपन, और पूरा डिटेल में समझा दूंगा आगे। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, हाँ, तो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल फॉर अस। तो जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो हार्मफुल है हमारे लिए। वो कैसे हैं देखो, दे किल द यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली। ये किल कर देते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो हमारे लिए यूज़फुल है और हार्मफुल भी है, यानी कि दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म को ये किल कर देते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेंट, विदाउट एनी, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि ये इन दोनों में जो है अंतर नहीं समझेंगे, और ये दोनों को एक साथ किल कर देंगे। ये नहीं समझेंगे कि कौन सा यूज़फुल है और किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना है। ये पूरा कंप्लीटली किल कर देंगे इन्हें विदाउट डिस्क्रिमिनेटली। और दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन लॉन्ग रन। लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसे प्लांट्स को खाएंगे जिनमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है तो ये हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं। इफ़ ऑल इंसेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज आर किल्ड देन द नेचुरल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप एंड फूड चेन्स विल गेट डिस्टॉर्टेड। जो भी इंसेक्ट्स है, सभी इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज आर किल्ड,
सिर्फ एक ही स्पीशीज़ के अगर इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं सारे, तो वो जो नेचुरल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है वो फूड चेन उसकी बिल्कुल डिस्टोर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर जैसे इन इंसेक्टिसाइड से जो है वो किल हो जाएंगे, तो जो प्रीडेटर्स इन इंसेक्ट्स को खाने वाले थे उनका जो फूड चेन है वो भी बिल्कुल डिस्टोर्ट हो जाएगा। तो वो जो प्रीडेटर्स है वो किसको खाएंगे? तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो ये यहाँ पर दे रखा है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। ये प्रीडेटर वो है जो उन इंसेक्ट्स को खा रहे हैं जो कि प्लांट्स पर जो है इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट है, और ये इसकी फूड चेन में आ रहा है। यानी कि ये जो इंसेक्ट्स है वो इन प्रीडेटर्स को खाने हैं, मतलब प्रीडेटर्स को इन इंसेक्ट को खाना है। अब ये इंसेक्ट पेस्टिसाइड के थ्रू मर जाएंगे तो उनकी जो फूड चेन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो किसको खाएंगे? आगे बढ़ते हैं हम। हेंस बायोलॉजिकल मीन्स टू इरेडिकेट पेस्ट कैन बी यूज्ड, दिस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द लाइफ फॉर्म्स प्रीडेटर प्लस prey that inhabited a particular area, their life cycles and patterns of feeding and preferred habitats। अब इसको देख लेते हैं अपन, इसका बायोलॉजिकल मीन क्या है। सबसे पहले देखो, बायो कंट्रोल एजेंट वो हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो नेचर में हमारे एग्जिस्ट करेंगे और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है किल कर देंगे जो कि हमारे बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, यानी कि हमारे लिए अनयूज़फुल है और हमें जो है गेट रिड है हम उनसे, वी गोट रिड फ्रॉम देम। सो वी हैव टू गेट, हमें उन्हें छुटकारा चाहिए। सिंपल से हम बात को समझते हैं, अगर हमें उन्हें छुटकारा चाहिए तो हम पेस्टिसाइड्स को क्यों यूज़ करें? अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमें लेडी बर्ड्स देखने को मिलेगा, ड्रैगन फ्लाइज देखने को मिलेगा जो कि हमें छुटकारा दिलाएगा एफिड्स से और मॉस्किटो से। आगे बढ़ेंगे हम, पर इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, एक प्लांट है, अब उसमें जो है दो टाइप के इंसेक्ट्स है, एक अच्छे इंसेक्ट्स है और एक ऐसे इंसेक्ट्स है जो कि उस प्लांट्स को बर्बाद कर रहे हैं। तो जो बर्बाद करने वाले इंसेक्ट्स है उनको हम ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि वो हमारे प्लांट की स्पीशीज़ को पूरे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। अब उसकी वजह से हम उस पर इंसेक्टिसाइड छिड़केंगे। अब इंसेक्टिसाइड छिड़केंगे तो प्लांट भी गया और वो जो बर्बाद करने वाले इंसेक्ट है वो भी गए। तो हम इंसेक्टिसाइड को रिप्लेस करके बायो कंट्रोल एजेंट का जो है हमारे लिए एक हेल्पफुल है बायो कंट्रोल एजेंट्स, और ये हमसे जो है ये हमसे कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ अपनी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये उन इंसेक्ट्स को खा रहे हैं जो कि प्लांट्स पर मौजूद है और प्लांट्स को हार्म कर रहे हैं। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और इनका जो है फूड चेन भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा। आराम से समझिए, आगे बढ़ते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल लेडी बर्ड्स है जो कि हमें एफिड्स को खाते हुए दिखेगी, और ड्रैगन फ्लाइज है वो हमारे जो मॉस्किटोज़ है, मॉस्किटोज़ की लावा है उनको खा लेंगे, जिससे कि हमारे जो डेंगू मलेरिया है ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं फैले हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में। तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ड्रैगन फ्लाइज जो है एक नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट है। लेडी बर्ड्स भी है। माइक्रोब्स कैन आल्सो एक्ट इन द सेम मैनर, माइक्रोब्स भी सेम मैनर में एक्ट करते हैं, जैसे कि बायोबेसिलस थ्यूरीजेनेसिस। जो बेसाइलस थ्यूरीजेनेसिस होता है बीटी इज़ यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ये करता है हमारे बटरफ्लाइज के जो लावा होते हैं, कैटरपिलर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं आगे। दिस बैक्टीरियम इज़ अवेलेबल इन द सेशे एज ड्राइड स्पोर्स। ये ड्राइड स्पोर्स की तरफ जो है रूप में फॉर्म होता है। एक पैकेट्स में ड्राइड स्पोर्स भरे हुए रहते हैं और इनको जो है स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स में, और जो स्प्रे स्पोर्स हैं गेट इनटू द गट ऑफ द लार्वा। जो कैटरपिलर लार्वा होता है उसके गट में चले जाते हैं एंड उसको किल कर देते हैं, जिससे कि प्लांट को कोई हार्म नहीं होता एंड ये अपने आप किल भी हो जाएंगे, ठीक है, और जिससे कि हमारी भी मदद हो जाएगी फार्मर्स की। इंसेक्ट्स मेन रिमेन अनपर्चर्ब्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर का लावा है, यानी कि अपन कैटरपिलर को लावा बोलते हैं, बटरफ्लाई के लावा को हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो इसको जो है ये हमारे जो कॉटन के प्लांट होता है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो इससे हमें छुटकारा दिलाने के लिए हमारा जो बैक्टीरिया होता है बीटी, तो वो स्पोर्स की तरफ फॉर्म होता है, स्पोर्स के रूप में फॉर्म होता है और इसके गट में घुस के इसको किल कर देता है, ताकि हम भी इससे छुटकारा पा जाएंगे बाय मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ये बायोटेक में पढ़ेंगे हम आगे। द जीन्स ऑफ बी थ्यूरिनजेनेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द लार्वा हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट्स। जो बीटी के जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लावा को किल करने में और हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट्स। जो लावा होता है कैटरपिलर, वो इनकॉर्पोरेट होता है प्लांट के साथ, और प्लांट के साथ जब वो रहता है इनकॉर्पोरेट रहता है तो उसको किल कर देंगे, पर प्लांट को कुछ नहीं होगा, प्लांट रिमेन सेफ। कॉटन प्लांट विद बीटी जीन, जो बीटी जीन है वो कॉटन प्लांट में जो है इनकॉर्पोरेट होता है, तो ये भी इनकॉर्पोरेटेड चीज़ है। और जिस कॉटन प्लांट में इनकॉर्पोरेट होता है तो उस कॉटन प्लांट को हम बोलते हैं स्पेशली बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो प्लांट है उसमें कोई सा भी जो है कैटरपिलर का लावा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बीटी जो हमारा जो बैक्टीरिया है वो उसे ख़त्म कर देगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो फंगस है ट्राइकोडर्मा लिविंग इन रूट्स ऑफ प्लांट एक्ट एज बायोकंट्रोल एजेंट अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस। जो फंगस ट्राइकोडर्मा होता है वो प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है और एक्ट करता है बायोकंट्रोल एजेंट की तरह सेवरल प्लांट पैथोजेंस। जो कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो कि प्लांट के पैथोजन होते हैं, जो प्लांट में बैक्टीरिया या फिर प्लांट में जो डिजीज़ कोज करते हैं उनको ये जो है बिल्कुल अगेंस्ट होता है, उनको ये ख़त्म कर देगा ये ट्राइकोडर्मा फंगस। और ये प्लांट की रूट्स में मौजूद होता है ताकि वहाँ से जो एंटर करने वाले पैथोजेंस हैं उनको ये किल कर दे। आगे देखते हैं। बकुलो वायरस particularly genus न्यूक्लियो polyhedrovirus are also used as narrow spectrum insecticidal agents। जो बकुलो वायरस होता है ये इसका जो जीनस है न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवायरस, इसकी फैमिली का ही है। ये यूज़ होता है नेरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एजेंट्स के रूप में, ठीक है। तो इसका यूज़ आपको याद कर लेना है आराम से। आगे बढ़ते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल एंड व्हेन यूजफुल इंसेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंजर्व्ड अंडर आईपीएम। जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो पर्टिकुलरली यूजफुल होते हैं व्हेन यूजफुल इंसेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंजर्व्ड। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल देके समझाया था, प्लांट में दो टाइप के यूज़फुल इंसेक्ट्स होते हैं, एक हार्म करने वाले और एक जो अच्छे हैं जो कि यूज़फुल है प्लांट्स के लिए। अब क्या होता है कि जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो उन इंसेक्ट्स का जो है यूज़फुल है उन इंसेक्ट्स के लिए जो कि उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्लांट को हार्म नहीं कर रहे हैं। तो जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं वो उन्हीं इंसेक्ट्स को प्रेडेटर है उनके लिए, उन्हें खाएंगे जो हार्मफुल है फॉर प्लांट्स एंड द रिमेन्स जो इंसेक्ट है जो यूज़फुल है इंसेक्ट्स है वो कंजर्व्ड रहते हैं अंडर आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो बकुलो वायरस अपन ने पढ़ लिया, जो पर्टिकुलर जीनस होता है न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवायरस आर आल्सो यूज है नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एजेंट्स, ठीक है। जो इंसेक्टिसाइडल एजेंट्स होते हैं उनको ये इंसेक्टिसाइडल एजेंट होता है यानी कि इंसेक्ट को ख़त्म करने वाला, इंसेक्टिसाइडल यानी इंसेक्ट को ख़त्म करने वाला, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला एजेंट। बकुलो वायरस न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवायरस एक ही जीनस, मतलब इसका जीनस है लेकिन ये एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और ये इंसेक्टिसाइडल एजेंट के रूप में यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। 58 मिनट्स हो चुके हैं। अब देख लेते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन। अब देखो मैं बताता हूँ आपको। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर आपने फर्टिलाइजर्स छिड़का तो वो सोइल में जाएगा, और जो सोइल में ये जब डिप्लीट होगा यानी सोइल में जब मिलेगा तो उसके वजह से जो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो वाटर बॉडीज़ में जाएंगे कहीं ना कहीं सोइल के थ्रू, और वाटर बॉडीज़ को ये पूरी तरीके से पोल्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो है कंट्रीब्यूशन देता है अपना पोल्यूशन में, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल होती है उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को ये एनरिच कर देते हैं, वो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं,
एनहांस कर दे, वो बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। ठीक है, मेनी बैक्टीरिया फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स। बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर के लिए एक्ट करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 3 जो है बायो फर्टिलाइजर्स हैं, हमारे एग्जांपल्स दे रखे हैं 3 का। अब आगे बढ़ते हैं। दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स बाय लिविंग इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज राइजोबियम। अब देखो, ये जो है एक्ट करते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में बाय लिविंग इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं विद रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल राइजोबियम। राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विद रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और ये जो राइजोबियम है ये एक बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेगा। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट में, एंड एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल, और ये इनहांस करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट जो कि सॉइल में अवेलेबल है। फंजाई आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, और जो फंजाई होता है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विद प्लांट्स के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, वो कहलाता है माइक्रोजा। और जो राइजोबियम है वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है न्यूट्रोनल्स के साथ, तो वो राइजोबियम है। और जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है प्लांट्स के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, वो माइकोरिज़ा है। यहाँ पर 2 है एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे, एक बैक्टीरिया का और एक फंजाई का है। फंजाई का माइकोरिज़ा आ जाता है सच एज ग्लोमस। अब जो इसका जीनस है वो ग्लोमस है, ये याद रखना। दे एब्जॉर्ब फॉस्फोरस एंड पास इट टू प्लांट्स। ये जो है एब्जॉर्ब करते हैं फंजाई फॉस्फोरस को, और ये प्लांट्स की को जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि प्लांट्स का जो है उद्धार हो सके। एक तरीके से अपन कह सकते हैं प्लांट्स की मदद हो जाती है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है एक एनरिच्ड न्यूट्रिएंट होता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ में बहुत इफेक्ट होता है। ये जो है नेचर को इफ़ेक्ट करने वाले एक मैटर्स है। तो फॉस्फोरस जो एलिमेंट है वो प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर देगा। साइनोबैक्टीरिया सच इज नोस्टॉक, ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनाबीना एटीसी आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट, एंड एक्ट इज बायो फर्टिलाइजर्स स्पेशली इन पेडीफील्ड्स। पेडीफील्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं धान की खेती, यानी कि जहाँ पर राइस उगाए जाते हैं, वो होते हैं पेडीफील्ड्स। तो हमारे यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम अच्छे से, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से फिट हो जाए। वैसे आप इसको बार बार भी देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये रहे। और इसकी पीडीएफ जो है विद यहाँ पे जो मैंने इसमें मार्क कर रहे हैं, उसके साथ मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी वो नया चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होइएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम की। अब इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। और इसमें बहुत सारे जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है मिल्क में पाए जाते हैं, और ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे कर्ड फॉर्म हो जाता है, फर्मेंटेशन होता है। अब इसमें डोसाइनली जो है फर्मेंटेड होती है बैक्टीरिया के द्वारा, और इसका जो जिससे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, एंड इसका पफ्ड अपीयरेंस जो है CO2 गैस की वजह से आता है। आगे देखते हैं, बेकर्स ईस्ट से हमारे ब्रेड्स बनते हैं, ठीक है। और बेकर्स ईस्ट क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम टीज के द्वारा बनती है, मेड बाय फर्मेंटिंग ऑफ अ सेप ऑफ पाम टीज। इसकी मैंने स्टोरी आपको पहले सुना दी थी। चीज़ जो है 2 होती है, स्विस चीज़ और रॉकीफोर्ट चीज़। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो रॉकीफोर्ट चीज़ है उसका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? रॉकीफोर्ट चीज़ का जो वो हमारा बैक्टीरिया है वो होता है हमारा पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई, जो कि एक फंजाई है, नॉट अ बैक्टीरिया। जो रॉकीफोर्ट चीज़ है वो फंजाई है। पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये नोट्स है, इसको प्रिंट करा लीजिएगा, इसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे NCERT में से, तो आप उसको एक साइड में नोट बना के लिख लें।
बाकी ऑलमोस्ट जो एनसीईआरटी है एक्सट्रैक्ट करके आपको मिल जाएगी इस नोट्स में। आगे देखते हैं। और जो ये रॉकी फोर्टाई है हमारा भांजा, ये एक स्पेसिफिक फ्लेवर प्रोवाइड करता है रॉकी फोर्ट चीज़ को। आगे देखते हैं। फर्मेंटर्स होते हैं और फर्मेंट इंडस्ट्रियल स्केल पर फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं माइक्रोब्स के द्वारा। ब्रीवर्स ईस्ट होता है सविशिये को हम बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस सविशिये को ब्रीवर्स ईस्ट, जो कि वाइन बियर विस्की ब्रांडी रम जो है फिर बनाने में काम आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्टिलेशन के थ्रू ब्रांडी एंड रम बनाई जाती है और वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रोड्यूस की गई और इसका इफेक्टिव एंटीबायोटिक कब इस्टेब्लिश किया गया, चेन के द्वारा एंड फ्लोरे के द्वारा। ठीक है, और ये एक बाई चांस जो है एक्सपेरिमेंट जब ये कर रहे थे तब बाई चांस जो है ये डिस्कवरी हो गई थी इनसे। और एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करके यानी कि उन डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स को किल कर देंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना, इस पे यहाँ पर मैचअप्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिएगा इनमें क्या है, एसिटोबैक्टर में आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा, ब्यूटिलाइकम में आपको ब्यूटेरिक एसिड मिल जाएगा। ये मिलते मिलते सिमिलर वर्ड से कुछ एक दो ही है, जैसे कि एस्परगिलस नाइगर, ये सिट्रिक एसिड, इसको याद रख लेना। बाकी आपको लैक्टोबैसिलस में लैक्टिक एसिड इस टाइप से मिल जाएंगे। और आगे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखें ये इनका क्या यूज़ है, तो इसकी वजह से भी आपको आधे याद हो जाएंगे। ईस्ट का याद कर लेना है, ये जो सेक्रोमाइसिस सर्विसी है इसका याद कर लेना, इथेनॉल इसका सब्सटेंस ये है, प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, और अब देख लेता हूँ इसका मैं आपको एक समरी बताता हूँ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट की। तो भाई देखो, जो माइक्रोब्स हैं वो यूज़ होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो होता है हमारे तीन जो है इसमें प्रोसेस होती है, मैं बताता हूँ। हमारी तीन प्रोसेस होती है, एक होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। एनसीईआरटी में सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी गई है, टर्शरी ट्रीटमेंट भी होती है और वो यूज़ होती है हमारे, अगर हम उस पानी को हमारे डेली लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि हम उसको खाने पीने में हमारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें उसकी टर्शरी ट्रीटमेंट भी करानी होगी। लेकिन अगर हम उन्हें रिवर बॉडीज़ में यानी कि वाटर बॉडीज़ में छोड़ देना चाहते हैं, रिवर्स में, लेक्स में छोड़ देना चाहते हैं, तो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक अगर इसको कर देते हैं तो ये बिल्कुल रेडी होता है, बिल्कुल सेफ़ होता है रिवर बॉडीज़ में यानी कि वाटर बॉडीज़ में छोड़ने के लिए। तो देख लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होती है, इसमें जो फ्लोटिंग डेब्रिस है वो रिमूव की दी जाती है, फ्लोटिंग डेब्रिस जो है रिमूव हो जाती है। उसके अलावा जो यहाँ पर सेडिमेंटेशन होती है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ग्रिट होती है, वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसका जो प्राइमरी स्लज बनता है ये सॉलिड सेटल डाउन हो जाते हैं और जो प्राइमरी एफ्लुएंट ऊपर तैरता रहता है वो आगे इरेशन टैंक में जाता है, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। अब इरेशन टैंक में जाएगा, वो उसमें कॉन्स्टेंट एजिटेशन होता है जिसकी वजह से बबल फॉर्म होते हैं, और जो एयर पंप होती है उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हमारे फ्लॉक्स, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स, फ्लॉक्स होते हैं। फ्लॉक्स जो है बीओडी कंज्यूम करेगी, यानी कि आगे से सीवेज आएगा, सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। अब जो फ्लॉक्स है वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि बीओडी जो है ऑक्सीजन डिमांड वो भी घट जाएगी। जैसे वो कंज्यूम कर लेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो बीओडी भी उतनी तेज़ी से डिक्रीज होगी। अब बीओडी डिक्रीज होगी तो जो है यूजुअली सी बात है यहाँ पर पोल्यूशन भी डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली सी बात है। और देखो ऑर्गेनिक मैटर जो है ऑर्गेनिक मैटर अगर यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ, यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ ऑर्गेनिक मैटर, तो बीओडी डिक्रीज़ हो जाएगा, और बीओडी डिक्रीज़ हुआ तो पोल्यूशन अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर एंड द पोल्यूशन, वी कैन से। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज़ होते ही आप ऐसे समझ लीजिए, ऑर्गेनिक मैटर अगर डिक्रीज़ हुआ तो पोल्यूशन कम हो गया, और पोल्यूशन कम होते बीओडी कम हो गया। आगे देखते हैं फ्लोक क्या होता है। ये बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट होता है और मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो बचा हुआ हमारा एफ्लुएंट है वो एक्टिवेटेड स्लज में सेटल डाउन हो जाता है। और आगे जो है देख सकते हैं एफ्लुएंट इज पास इनटू सेटलिंग टैंक, हेयर फ्लॉक्स
सेटल डाउन एंड इट इज़ नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। अब जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें जो है जो स्मॉल पार्ट है वो इरेशन टैंक में वापस जाएगा, ताकि इरेशन टैंक में वापस जाने के बाद फ्लोक्स का जो है एक्ट करेगा, और फ्लोक्स का एक्ट करने के बाद वो फॉर द नेक्स्ट साइकिल फिर से वो एक्ट करेगा। यानी कि देखो जो एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा जो स्लज है वो इरेशन टैंक में जाएगा और फ्लोक का एक्ट करेगा, फ्लोक्स का, और जो आगे सीवे जाएगा वो वापस से जो है उसी साइकिल को चलेगा, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा, और जिसकी वजह से बीओडी डिक्रीज़ हो जाएगी, और बीओडी डिक्रीज़ हो गई तो पोल्यूशन अपने आप डिक्रीज़ हो गया, और पोल्यूशन डिक्रीज़ होने के बाद जो बचा हुआ एफ्लुएंट है वो आगे बढ़ जाता है। इसी तरीके से साइकिल जो है चलती रहती है। और जो रिमेनिंग पार्ट है एक्टिवेटेड स्लज का वो पंप किया जाता है इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, आगे भेजा जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि एक्टिवेटेड स्लज को प्रोड्यूस कर देते हैं बायोगैस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो एफ्लुएंट है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज रिलेटेड, अब जो ये रेडी है बचा हुआ एफ्लुएंट वो वाटर बॉडीज़ के लिए, वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ होने के लिए। अब ऐसा कैसे आपको बोर्ड्स में लिखना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, बाकी आपको आपको याद कर लेना है ये सब लाइनें बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल प्रीसाइज्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी को अभी तक जो है इम्यून टेक्नोलॉजी मात नहीं दे पाई है इस काम में। अभी तक यहाँ पर जो है सबसे इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो माइक्रोब्स के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है माइक्रोब्स के द्वारा। जो माइक्रोब्स होते हैं मिथेनोजेंस वो पाए जाते हैं ह्यूमन ऑफ केटल में और एनारोबिक स्लज में, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट में हमने देखा है। अब जो ह्यूमन ऑफ केटल है उसमें जो ये बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजेंस, वो जो है वो जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है वो ह्यूमन ऑफ केटल में सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, और ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, नॉट इन ह्यूमंस। और इसी कारण यानी कि सेलुलोज का ये डाइजेशन कर देते हैं, उस वजह से जो एक्सक्रीटा होता है, गोबर होता है, काऊ डंग होता है, वो जो है मिथेनोजेंस उसमें एनरिच्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं प्रेजेंट। बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड गोबर गैस। बायोगैस प्लांट यहाँ पे देख लिया था हमने ये सब। तो मिथेनोजेंस कैसे यहाँ पर डाइजेस्ट करेंगे और बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे और ये क्या क्या काम आता है ये सब देख लिया था हमने। अभी लाइटिंग में, कुकिंग में इसका यूज किया जाता है। और ये दो रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपको फुल फॉर्म याद रख लेनी है। IAR और KVC आएगी। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारा आ रहा है लास्ट जो है देख लो, जो हाई क्वांटिटी में एक बार देख लेते हैं। बायोगैस प्लांट इज यूजुअली सेटअप इन रूरल एरियाज। ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सेटअप किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो काऊ डंग की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आगे देखते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट में जो है अभी हमने पढ़ा कि ऐसे एजेंट जो प्लांट पे उन्हीं इंसेक्ट्स को खाएंगे, उन्हीं इंसेक्ट्स के लिए प्रीडेटर हैं, जो कि हार्मफुल इंसेक्ट्स है फॉर प्लांट्स, एंड दे डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन दोज इंसेक्ट्स जो कि यूज़फुल है और अनयूज़फुल है फॉर प्लांट्स। जो अनयूज़फुल है वो जो है बायो कंट्रोल एजेंट उनको किल कर देंगे या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ये होता है बायो कंट्रोल एजेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेडी बर्ड्स, ड्रैगन फ्लाइज। और लेडी बर्ड्स हमें छुटकारा दिलाती है एफिड्स का, और मॉस्किटोज़ को खा जाते हैं, मॉस्किटोज़ की लावा को खा जाते हैं ड्रैगन फ्लाइज। और जो बीटी कॉटन है वो प्लांट है, उसमें बीटी जो है जीन, यहाँ पर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, आगे आने वाले चैप्टर है उनका भी मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगा, उसमें पढ़ेंगे हम। जो बीटी जीन है वो प्रेजेंट होता है बीटी कॉटन में, यानी कि कॉटन के क्रॉप में। और ये जीन जब प्रेजेंट होता है तो ये जो कैटरपिलर होता है, लावा होता है बटरफ्लाई का, उसको उसके गट में जाके जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। स्पोर्ट्स की फॉर्म में रहता है और सेशे होते हैं उसमें स्पोर्ट्स भरे रहते हैं। देख लिया। इसके अलावा जो है यहाँ पर बकुलो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जो है होता है, ये इंसेक्टिसाइड एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। आगे देखते हैं। जो है बायो कंट्रोल एजेंट जो है यूज़फुल इंसेक्ट्स को कंजर्व करके रखते हैं। आगे देखते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर से कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, ये सब हमने चीज़ें अभी देख ली थी। बाकी जो फंजाई है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं प्लांट के साथ, तो माइकोरिज़ा भी होता है और ये फंजाई है। जब फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं प्लांट्स के साथ तो माइकोरिज़ा जो है ये है।
वो जब हमारे बायो फर्टिलाइजर्स में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम यानी कि बैक्टीरिया का, तब वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं उनके रूट नोड्यूल्स के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं वो राइजोबियम होते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट रिच करते हैं सोइल में। साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल है नोस्टोगेना बिना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट होते हैं, एंड बायो फर्टिलाइजर्स स्पेशली इन पेडी फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। पेडी फील्ड्स मतलब राइस उगाए जाते हैं जहाँ पे धान की खेती की जाती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड मैंने पूरी मेहनत करी है आपको इस लेक्चर को समझाने में। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से फिर से, या फिर आपको अगर आपको वीडियो चाहिए इसके ऊपर एक रिवीजन वीडियो फिर से चाहिए तो भी मैं आपको बना के दे दूँगा एज़ पर डिमांड ऑफ यू। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से जो भी है आप कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको, नहीं फोर्स कर रहा मैं किसी को कि आपको सब्सक्राइब करना ही है या लाइक करना ही है, ये आपकी मर्ज़ी, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी प्लीज़ मेरी एक बात जरूर मान लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। तो अगर उन्होंने ये अच्छे से नहीं पढ़ा है, जिनकी हालत ख़राब है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। हमने लगभग सवा घंटे में यानी कि 1 घंटे 15 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है फॉर बोर्ड्स एंड आल्सो फॉर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये आपको मिल जाएगा अभी जो है नाइट में मैंने इसको शूट करा है, कल मिल जाएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो इसकी PDF है इसके साथ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगला चैप्टर के साथ हम आएंगे, आप ज़रूर सजेस्ट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर हम लाने वाले हैं। और एज़ पर डिमांड अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री की भी मुझे बनानी पड़ी तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा। और एग्जामिनेशन पास आ गए हैं, डेट शीट आज रिलीज़ कर दी गई है यार सरकार के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो 16 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है, तो जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। और इंपॉर्टेंट चैप्टर हम 1 शॉट में सारे कंप्लीट कर देंगे जो भी आपके सिलेबस में। तो आज के सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और रिवीजन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 बार देख लो आराम से, एक बार में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार में आदमी के दिमाग में उतना नहीं घुस पाता जितना हम 2-3 बार में उसको देख के अपने अच्छे से उसको क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें गहराई में क्लियर होगी, ठीक है। बाकी आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको इसी तरीके स्टडी मटेरियल मिलती रहेंगे, ठीक है। तो आज के सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।